दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। आज के इस क्लास में 29 से 31 जुलाई, एक्चुअली 31 जुलाई अभी आई नहीं है, यहाँ पर 2 दिन हमने बढ़ा के मेंशन किया है। रीजन इसके पीछे यह है कि आगामी 2 दिन जो है क्लास अब्सेंट होने वाली है, और रीजन इसके पीछे यह है कि मेरी बेटी का जन्मदिन है और पहला जन्मदिन है, और ऐसे में हम लोग सोच रहे हैं कि अच्छे से सेलिब्रेट किया जाए, और इसी कारण से हम लोग गाँव जा रहे हैं। तो क्लास लेने में हम असमर्थ रहेंगे। वीडियो के स्टार्टिंग में ये सूचना देना आप सभी को अनिवार्य था, ताकि यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज ना हो। अच्छा, बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो कंटेंट आपका छोटा हुआ रहेगा, जो भी न्यूज, एक्चुअली करंट अफेयर्स की हम बात कर रहे हैं, तो आगे हम क्लास में आपको ये सारा कवर करा देंगे, इसका टेंशन आपको नहीं लेना है। तो आज के इस क्लास में बिहार राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाओं से यहाँ पर सारे तथ्यों को हम देखेंगे, जो आगामी बिहार के एग्जाम में आपको मदद करने वाली है। हमेशा की तरह तमाम जानकारी मैं आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूँ। चलिए सेशन की हम शुरुआत करते हैं, लेकिन यहां पर उससे पहले इस बात का ध्यान रखिए, आज के प्रमुख खबरों में जिस पर हम चर्चा करेंगे, जो मुख्य न्यूज है यहां पर, उसका हेडलाइन आप देख रहे हैं। चलिए एक नजर इसको हम पहले देख लेते हैं, फिर क्लास की हम शुरुआत करेंगे। देखिए, विपुल मनु भाई पंचोली अभी हाल ही में पटना हाईकोर्ट के 45वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। बिहार सरकार ने नवीनकरणीय ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है। देखिए, चाइनीज नागरिकों के लिए भारत सरकार ने 2020 के बाद पुनः टूरिस्ट वीजा शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश में एक समुदाय है, हट्टी समुदाय, यहाँ पर 2 भाइयों ने एक ही लड़की से शादी की, यानी कि 2 भाइयों की एक ही पत्नी है। इस पर चर्चा करेंगे। फिर आगे कैग की एक रिपोर्ट आई है, रेलवे को 573 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आगे हम देखेंगे संस्कृति मंत्रालय द्वारा ये आदि तिरुवथिरई महोत्सव मनाया गया है। जानवी जिंदल, ये नाम ध्यान रखिए, चंडीगढ़ की रहने वाली है। 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एक साथ इन्होंने बनाया है, ये प्रमाण पत्र इन्हें अभी हाल ही में मिला। झारखंड में देश की पहली खनन पर्यटन परियोजना शुरू हुई है, या फिर शुरू होने की दिशा में है। एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट आई है, इसमें कहा गया है सबसे ज्यादा एक्टिव जीएसटी करदाता उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, उत्तर प्रदेश को लेकर एक जानकारी ये भी है कि यहाँ पर भारत का 75वां दिव्यांग जन केंद्र स्थापित किया गया। और एक और है, 20 साल तक लगातार कोमा में रहने वाले स्लीपिंग प्रिंस नाम से प्रसिद्ध एक शख्स, जो कि आपको ध्यान रखना है 2005 के आसपास यूनाइटेड किंगडम में कार दुर्घटना में, मतलब ये शिकार हुए थे इसके, और तभी से कोमा में थे। अभी हाल ही में इनका निधन हुआ। और एक और इंपॉर्टेंट है, जो निसार मिशन है, नासा और इसरो का एक संयुक्त मिशन है, जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, और ये एक पृथ्वी अवलोकन मिशन है। तो ये तमाम चीजों को लेकर हम डिटेल में आज के इस क्लास में चर्चा करेंगे, ताकि एक भी पॉइंट आपके एग्जाम में न छूटे। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स का जो ये कोर्स आप लोग देख रहे हैं, ये करंट अफेयर्स का एक रामबाण कोर्स है, हजारों लोग इसमें जुड़े हुए हैं। तो 365 रुपये इसका चार्ज है, ईयरली चार्ज, यानी कि आपको एक दिन का 1 रुपया ही पे करना। लेकिन वास्तव में नए छात्रों के लिए ऑफर है, यहाँ पर न्यू कूपन कोड लगा के आप इसको महज 310 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। इसमें फ्लैट 15% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो अभी मंथ एंड है, और ऐसे में ध्यान रखिए, इस कोर्स को आपको ज्वाइन करने पर हमारी टीम की तरफ से आपको यहाँ पर 25% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। यही कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा, न्यू। ठीक है, ध्यान रखिएगा, न्यू कूपन कोड के साथ इसको ज्वाइन करना है। करंट अफेयर्स की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। हमने आपको बताया भी है कि पहले भी यहाँ पर जो आगामी नहीं बल्कि जो अभी हाल ही में 70वीं यूपीएससी एग्जाम आयोजित हुआ था 13 दिसंबर को, हमने बतलाया था कि 38 प्रश्न में से 35 प्रश्न हमारा पढ़ाया हुआ पूछा गया, और उसमें बिहार करंट अफेयर्स के कुल मिला के 11 प्रश्न थे, जिसमें से 10 प्रश्न डायरेक्टली हमारे पढ़ाया हुआ पूछा गया था। इसका प्रूफ भी हमने आपको दिया था। अगर आपको प्रूफ नहीं मिला, देखना है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, या फिर जो हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है, उन सभी का लिंक यहाँ पर मैं दे रहा हूं, वहां पर आपको ये पीडीएफ आदि मिल जाएगा, आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब फिलहाल सेशन की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, न्यायमूर्ति विपुल मनु भाई पंचोली को जुलाई 2025 में किस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? किस राज्य के, एक्चुअली में यहाँ पर राज्य ही आपसे पूछा गया है। तो ऐसे में इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें, जब राज्य हमें पूछा गया तो राज्य होगा बिहार। ठीक है, तो एक्चुअली यहां पर विकल्प नंबर बी करेक्ट है। और वास्तव में देखें तो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं विपुल मनु भाई पंचोली, जो गुजरात के रहने वाले हैं। इन्हें आप यहां पर तस्वीर में देख सकते हैं। और क्रम जरूर ध्यान रखिएगा, 45वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं पटना हाईकोर्ट के। और एक बात और, इन्होंने किनका स्थान लिया ये पूछा जा सकता है।
तो इन्होंने आशुतोष कुमार का स्थान लिया, जो एक्चुअली यहां पर आप देख रहे हैं। और आशुतोष कुमार बिहार के ही हैं, जब कृष्णन विनोद चंद्र जो एक्चुअली थे 44वें मुख्य न्यायाधीश, उनका स्थान ये लिए थे कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में। लेकिन वास्तव में अभी 45वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं विपुल मनोभाई पंचोली। अच्छा, कृष्णन विनोद चंद्रन जो 44वें मुख्य न्यायाधीश थे वो केरल के रहने वाले थे और आशुतोष कुमार बिहार के। अब ध्यान दीजिए, विपुल मनोभाई पंचोली की हम बात कर रहे हैं तो 21 जुलाई 2025 को पटना राजभवन में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ या फिर समारोह आयोजित हुआ, वहां पर उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ जो बिहार के जो राज्यपाल है मौजूदा आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने पद व खास करके गोपनीयता की शपथ इन्हें दिलाई। तो ये चीजें समझना, ध्यान रखना। हालांकि इससे पहले वे खासकर गुजरात उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हैं। 2023 में पटना हाईकोर्ट में वे ट्रांसफर हुए थे, लेकिन बतौर मुख्य न्यायाधीश अगर हम बात करें तो इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में हुई है। अच्छा, कि यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा, उनकी नियुक्ति जो है ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की सिफारिश जो एक्चुअली 26 मई 2025 को हुई थी, मतलब इन्हीं की सिफारिश पर नियुक्ति हुई है। और जब ये सिफारिश हुई थी, ये जानकारी हमने तब भी आपको दिया था। तो ये तमाम बातों को ध्यान रखें। अब यहां पर चूंकि पटना उच्च न्यायालय की बात हुई है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई सारे प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। उनमें एक बेसिक सा प्रश्न यह है कि पटना हाईकोर्ट की यानी कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 3 फरवरी 1916 को। ये कॉमन रूप से कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इसी प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि पटना हाईकोर्ट ने किस तिथि से अपना कार्य प्रारंभ किया था, तो वैसी स्थिति में भी 3 फरवरी 1916 ही आंसर करेंगे। इस तरह का एक प्रश्न है खास करके घुमाने वाला, हमने आपको पिछले साल भी आपको कई बार बतलाया था। जो पटना यहाँ पर जो हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है, ये प्रश्न सभी लोग जानते हैं। रटा रटाया प्रश्न है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है, तो हाजीपुर में है। लेकिन वहीं पर एक शब्द जोड़ दिया कि किस जिले में है। बहुत सारे लोग हड़बड़ी में उसको गलत कर दिए होंगे, वहां पर जिला पूछा गया था और वास्तव में हाजीपुर कोई जिला है ही नहीं, वैशाली जिला है। वैशाली उसका राइट आंसर होता। तो एक छोटा सा शब्द जो कि आंसर जो है वो बदल देता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि राज्य सरकार ने हाल ही में नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा संवर्धन नीति 2025 और पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट प्रमोशन पॉलिसी 2025 को मंजूरी दिया है। ये अभी हाल ही में बिहार सरकार द्वारा मंजूरी दिया गया। अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। अब देखिए, इनसे संबंधित तथ्यों में अभी 26 जुलाई 2025 को हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने 2 नई नीति को मंजूरी दिया है या फिर इसको शुरू किया है। अब यहाँ पर दोनों को हमने लिखा है। पहला है बिहार नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा संवर्धन नीति 2025 और दूसरा है पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट प्रमोशन पॉलिसी 2025। अब यहाँ पर दोनों को लेकर यहाँ पर थोड़ी जानकारी आपके बीच हमने रखा है ताकि आप इन दोनों पहल को आप अच्छे से समझ पाए। तो पहली जो नीति है इसकी अगर हम बात करें तो ये नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा नीति, जिसमें खासकर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे विकल्पों को बढ़ावा दिया जाएगा, जैसे कि नाम से भी यहाँ पर परिचित हो रहा है। वहीं पर दूसरी नीति की अगर हम बात करें तो पंप स्टोरेज नीति, जिससे कि बिजली की जरूरत के अनुसार स्टोर करके बाद में इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो ये दोनों पहल की शुरुआत अभी हाल ही में हुई है और ये दोनों जो पहल या फिर जो योजना, इसका उद्घाटन पटना के ज्ञान भवन में किया गया। अशोका कन्वेंशन सेंटर, आप लोग जानते हैं गांधी मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में है और यहीं पर है अशोका कन्वेंशन सेंटर। इसी के अंतर्गत है बापू सभागार और ज्ञान भवन, एक्चुअली यहीं पर इसका उद्घाटन हुआ। अब चूंकि बात जो हुई है इस खास करके पहली नीति की, नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा नीति, इसको एक चीज समझ, मतलब एक दृष्टिकोण से ये समझिएगा, ये बिहार सरकार का जो नेट जीरो का लक्ष्य है 2070 का, ये पूरा करने में एक प्रकार से अहम योगदान देगा। आई थिंक ये आपको नहीं दिख रहा होगा, बहुत छोटा छोटा है। मूलतः बात यहां पर यह है कि भारत सरकार ने नेट जीरो यानी कि जो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है वो 2070 निर्धारित किया है। तो बिहार सरकार ने भी उस लक्ष्य को मतलब भारत सरकार के अकॉर्डिंग ही सेट किया है, मतलब तय किया है 2070 में, मतलब 2070 का जो लक्ष्य है इसमें ये काफी योगदान देगा। इस चीज को यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। आई होप कि ये तमाम चीजें आपको बहुत हेल्प करेगा। इस तरह की कई सारी योजनाएं हैं। अभी जो रिसेंटली हमने आपको पीडीएफ दिया है जनवरी से जून तक का, इससे पहले 2024 वाला दिया था, ये कोई भी खबर आपका नहीं छूटेगा, सारी की सारी उसमें दी गई है। बस मेहनत कीजिए और उसको पढ़िए। देखिए, अभी जो 2 दिन क्लास एब्सेंट है, आप लोगों को करना क्या है मैं आपको बता दे रहा हूं।
आप लोग कीजिए ये कि जो पीडीएफ आप सभी को मिला है जनवरी से जून तक का, उसे रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि मैं जब वापस आऊंगा तो उसका टेस्ट एक्चुअली होने वाला है, तो वहां पर मतलब आपको बेहतर फील होगा। जब आप पढ़े रहेंगे तो टेस्ट देने में मजा भी आएगा, जब प्रश्न सही होगा तो। ठीक है, रिवीजन कर लीजिएगा, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। आप लोग जनवरी से जून तक का जो बिहार स्पेशल का पीडीएफ है उसको एकदम अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, 2 दिन में पर्याप्त है, 2 दिन समय। ठीक है, चलिए, अगर सितंबर महीने में एग्जाम है तो ये आपको करना ही पड़ेगा इतनी तेजी से। अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न है कि जुलाई 2025 में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए 5 वर्षों के अंतराल के बाद पर्यटक वीजा यानी कि टूरिस्ट वीजा जारी कर पुनः आरंभ किया है। ये मतलब इसकी शुरुआत पुनः से हुई है टूरिस्ट वीजा की। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे वीडियो के स्टार्टिंग में ही चाइना के खास करके नागरिकों के लिए। एक्चुअली यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, हमने मेंशन किया है कि चीनियों के लिए यानी कि चीनी नागरिकों के लिए भारत आने के लिए व्यापार, चिकित्सा और अन्य श्रेणी के वीजा की सीमित अनुमति थी। मतलब इन सारे मतलब दृष्टिकोण से जो लोग आ रहे थे भारत, तो उन्हें थोड़ी बहुत अनुमति थी, इसमें दी गई थी ढेल। लेकिन पर्यटक जो वीजा था ये पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया था। और ये कब किया गया था, यहां पर हमने मेंशन किया है कोविड-19 महामारी और 2020 में जो गलवान घाटी विवाद के बाद खासकर ये चीजें खबरों में आई थी। खबरों में एक्चुअली बात करें यहाँ पर ये जो विवाद हुआ था वास्तव में इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सबसे पहले तो भारत सरकार ने कई चीनी ऐप को प्रतिबंधित भी किया था। लेकिन कोरोना संक्रमण के बाद मतलब ये दोनों आसपास की ही घटनाएं हैं और ऐसे में ये प्रतिबंधित किया गया था और 5 साल बाद इन्हें पुनः से शुरू किया गया है। अब देखिए कोविड-19 की बात हो रही है, कोरोना वायरस की बात हो रही है, चलिए एक नजर हम इसे देख लेते हैं। ठीक है, बहुत पुराना जरूर हो चुका है लेकिन एक नजर इसको देख लीजिए। ये एक वैश्विक महामारी थी जो पहली बार दिसंबर 2019 में, ध्यान रखिए दिसंबर 2019 में चाइना के वुहान शहर में एक कहा जाता फिश मार्केट था, वहां से फैला था। ये खास करके हुई प्रांत है, चाइना में एक हुई प्रांत है, वहीं पर एक वुहान शहर है, यहीं से फैला था। और यहाँ पर इसका पूरा नाम लिखा गया डिजीज का, मतलब ये कौन सा मतलब ये है तो कोरोना वायरस डिजीज या फिर कोविड-19। कारण जो है किस वायरस से हुआ ये यहाँ पर दर्शाया गया SARS-CoV-2। और पहली बार आपको ध्यान रखना ये कहाँ पर रिपोर्ट हुई थी इस वायरस की, दिसंबर 2019 में वुहान शहर में मतलब ये मिली थी। मतलब ये खास करके इसके बारे में रिपोर्ट में कहा गया था। और WHO ने यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 11 मार्च 2020 को इसे महामारी घोषित किया था। और इसको लेकर हालांकि बाकायदा कई सारी चीजें हमने आपको बताया था, कोविनेट नामक एक वैश्विक लैब नेटवर्क भी जारी किया गया था WHO की तरफ से। बहुत सारी चीजें यहाँ से समझने को मिलता है। भारत में जो खास करके लॉकडाउन हुए पहले कितने दिनों की हुई या फिर पहले कब लॉकडाउन की शुरुआत हुई, ये चीजें बहुत सारी है लेकिन अब उसको नहीं पढ़ना है। लेकिन बेसिकली ये जरूर ध्यान रखेगा जो यहाँ पर आपको हमने दिखलाया है, WHO ने इस तिथि को इसे महामारी घोषित किया था। फिलहाल यहाँ पर इतनी बातें हैं, हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हिमाचल प्रदेश के किस जनजातीय समुदाय में हाल ही में बहुपतित्व परंपरा के तहत 2 भाइयों ने एक ही स्त्री से विवाह किया है? और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, इसमें कई सारे रीजन है पूछे जाने के। सबसे पहला रीजन यहाँ पर यह है, इसको ध्यान आपको रखना है, जो समुदाय की जो जनजातीय समुदाय की एक्चुअली हम बात कर रहे हैं, सबसे पहला तो यही पूछा जाएगा, इसका नाम जो है ये हट्टी समुदाय है, ध्यान रखिए। अब सबसे पहला प्रश्न तो यही बनेगा, अभी हाल ही में खबरों में रही हट्टी समुदाय ये कहां से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? और भी कई सारे प्रश्न यहां से अराइज हो सकते हैं। तो मूलतः बात यहां पर यह है किस जनजातीय समुदाय में, तो हट्टी समुदाय में जो हिमाचल प्रदेश में है। यहां पर 2 भाइयों ने एक ही स्त्री से विवाह किया, जो एक्चुअली आप ये तस्वीर के माध्यम से इन तीनों को यहां पर देख रहे हैं। आइए इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, हट्टी समुदाय जो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में निवास करता है और इसे अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब का भी दर्जा प्राप्त हो चुका है। इस समुदाय के या फिर इस समुदाय में कुछ क्षेत्रों में अब भी बहुपतित्व का जो परंपरा है वो जीवित है, जिसमें एक स्त्री 2 या अधिक भाइयों से विवाह करती है। इसी का एक यहाँ पर जीता जागता उदाहरण आप देख रहे हैं। ये तस्वीर अभी इंटरनेट मीडिया में आपने जरूर देखा होगा, बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। यह जो परंपरा है मुख्य रूप से भूमि की रक्षा और पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे के बचाव के उद्देश्य से प्रचलित है यहाँ पर इस समुदाय के बीच। यानी कि संपत्ति का बंटवारा ना हो और विवाद ना हो, यहाँ पर इस दृष्टिकोण से ये मतलब चली आ रही है, मतलब वर्षों से ये एक परंपरा है, ये ध्यान रखिएगा। और बहुपत्नी प्रथा को स्थानीय भाषा में
जोड़ीदारन कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इसमें हमने मेंशन किया है। हालांकि अब यहाँ पर एक चीज और भी है कि इससे अभी जो रिपोर्ट अभी आई है, हट्टी जनजाति में पिछले 6 वर्षों में ऐसी 5 शादियां हो चुकी। कंपलसरी नहीं है कि सभी लोग ऐसा करते हैं, लेकिन जो रिपोर्ट कहती है उसके आधार पर यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है, ऐसी कई सारे मामले देखने को मिलता है। अब इसे कानून के दृष्टिकोण से देखते हैं, यहां से प्रश्न अराइज होने की संभावना है। देखिए, भारत में किसी भी महिला का 2 मर्दों से शादी करना कानूनन अपराध माना गया है। और यहाँ पर आईपीसी जो इंडियन पिनल कोड की धारा 494 है और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत अगर हम बात करें तो बिगेमी यानी कि बहुपतित्व माना जाता है इसे, और जो कि दंडनीय अपराध है। 2 मर्दों से या फिर अधिक मर्दों से शादी करना यह कानूनन अपराध है। तो इस चीज को भी यहाँ पर, चूंकि ये खबरों में है तो इसको ध्यान रखना अति आवश्यक है। चलिए फिलहाल अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में जारी कैग रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रेलवे के खराब परिचालन और वित्तीय निर्णयों के कारण कितना वित्तीय नुकसान हुआ है। देखिए, खराब निर्णय हुआ, खराब परिचालन, कई सारे रीजन है, अभी हम चर्चा करेंगे। और ऐसे में इसका जो राइट आंसर होगा, सबसे पहले ये ध्यान रखिए राइट आंसर इसका क्या है। देखिए, विकल्प नंबर यहां पर हो जाएगा डी, यानी कि 573 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कई स्रोत में आपको दिखेगा 500 से अधिक, तो विकल्पों के आधार पर इसका जो राइट आंसर है उसका चुनाव कीजिएगा। एग्जैक्ट जो है लगभग आप बोल सकते हैं 573 के आसपास, यही डेटा आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर आइए इसको देखते हैं। अभी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग ने वर्ष 2023 से 24 के लिए रेलवे के वित्तीय और परिचालन कार्यों की समीक्षा रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की है। अब रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रेलवे को 573 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, और ये समझिएगा बहुत बड़ा नुकसान है। भारतीय रेलवे को ये बड़ा नुकसान हुआ है, और ऐसे में यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि भारतीय रेलवे को यह घाटा ज्यादातर ऑपरेशनल लापरवाही, राजस्व वसूली में चूक और संपत्तियों के सही उपयोग न होने से हुआ है। और ऐसे भी भारतीय रेलवे की संपत्तियां ऐसे फेंकी भी रहती है बहुत सारे जगहों पर। अगर सिर्फ कबाड़ को ही बेच दिया जाए तो इतनी राशि हो जाएगी कि मुनाफे में चले जाएगी, लेकिन ये सारी चीजें नहीं होती है। और यहाँ पर फिलहाल वो हमारा मुद्दा नहीं है। बेसिकली यहाँ पर जो कहा जा रहा है इसमें मतलब किन सारे रीजनों से ये खासकर घाटा हुआ है, यहाँ पर नुकसान में गई है। अब मूलतः बात यहाँ पर यह है कि रिपोर्ट में एक बात ये भी खुलासा हुआ है, जैसे कि उत्तर रेलवे, पश्चिम रेलवे, दक्षिण रेलवे और पूर्वी रेलवे, मुख्य रूप से यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इन चारों जोन में अगर हम देखें तो क्रमशः सबसे अधिक अनुशासनहीनता वाले ठेके जो किसी कार्य को लेकर दिया जाता है, कोई अनुशासन नहीं, और उसके अतिरिक्त यहाँ पर संपत्तियों के किराए में बड़ी गड़बड़ी, राजस्व साझेदारी में निगरानी की कमी और कोचिंग रैक घाटे में चलाना, ये प्रमुख समस्या है। ये सारे जोन इसमें आगे रहे हैं, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखिए। मेन बात यहाँ पर यह है कि 573 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, और रीजन भी यहाँ पर हमने दर्शा दिया है। तो फिलहाल इतनी बातें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ये कैग की रिपोर्ट है जो अभी हाल ही में आई थी। अच्छा, कैग की रिपोर्ट बिहार पर जो आई थी, बिहार सरकार पर, वो चीजें हमने कल आपको बतलाया था। पिछला क्लास आपका छूटा हुआ है, पिछला से पिछला क्लास एक्चुअली में, उसमें जरूर उसको देखिएगा, वहां पर तमाम जानकारी हमने आपको दिया था। अब आते यहाँ पर अगले प्रश्न पे। देखिए, अगला छठा प्रश्न आपके बीच होगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, ये जो प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। संस्कृति मंत्रालय जो भारत सरकार की है, 23 से लेकर 27 जुलाई 2025 तक आदि तिरुवथिरई महोत्सव का आयोजन किया है। तो ये एक्चुअली सत्य है, अभी हाल ही में ये महोत्सव का आयोजन खासकर संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस महोत्सव को लेकर 2 पॉइंट या फिर इससे संबंधित 2 पॉइंट आपके बीच है। यह महोत्सव जो है ये चौल सम्राट राजेंद्र चौल प्रथम की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया है। ये बिल्कुल सत्य है। तीसरा कथन यहाँ पर है कि राजेंद्र चोल प्रथम गंगा नदी तक अपने अभियान के लिए प्रसिद्ध थे। बिल्कुल, ये भी यहाँ पर सत्य है। तो विकल्प नंबर, अच्छा, यहाँ पर तीनों कथन सत्य है। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में क्या कहा गया है कि कथन जो है कौन सा सही है। यहाँ पर देखिए तीनों कथन सही है, और ऐसे में इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि सभी 1, 2 और 3। अब आइए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं। देखिए, आदि तिरुवथिरई महोत्सव जो कि तमिल संस्कृति से संबंधित है, राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती के रूप में 23 से लेकर 27 जुलाई 2025 तक ये मनाया गया है। और आयोजन संस्था का नाम क्या है, किसके द्वारा आयोजित हुआ, तो भारतीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा।
और इसका उद्देश्य क्या है? तो भारतीय इतिहास में चौल वंश के योगदान को सम्मान देना और जनता को उससे अवगत कराना। अब ध्यान रखिए, राजेंद्र चौल प्रथम की हम बात कर रहे हैं, दरअसल इन्हीं के जन्मदिन को मान्यता देते हुए इसकी शुरुआत हुई है। तो दक्षिण भारत में चौल वंश के सबसे प्रतापी और सफल सम्राटों में से एक थे। वह राजा राज चौल प्रथम के पुत्र थे, मतलब इनको जो सत्ता मिली थी इनके पिता से ही मिली थी, राजा राज चौल प्रथम से। एक चीज यहां पर ध्यान रखिए, चौल वंश की चूंकि बात हो रही है तो यहां पर आपको समझना है चौल वंश का वास्तविक जो संस्थापक माना जाता है, ये वीवीआई पॉइंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। विजयालय चोल जो थे ये इसके संस्थापक माने जाते हैं। 9वीं शताब्दी में पल्लवों के अधीनता से स्वतंत्र होकर चौल साम्राज्य की नींव जो रखी गई थी ये विजयालय चौल द्वारा रखी गई थी। चौल साम्राज्य में ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न साबित हो जाता है, इस चीज को ध्यान आपको रखना है। और उन्होंने विजयालय चोल ने तंजावुर या फिर तंजौर भी कई स्रोत में आपको मिलेंगे, दोनों नाम एक ही है, इसको अपनी राजधानी इन्होंने बनाया था। तो ये चीजें समझना, ध्यान आपको रखना है। ऐसे कई सारे महोत्सव भारत में आयोजित होते रहते हैं, लेकिन ये भारत सरकार द्वारा महोत्सव आयोजित हुआ है, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, तो ये चीजों को ध्यान आपको रखना है। चलिए 7वां प्रश्न है कि हाल ही में 17 वर्षीय भारतीय स्केटर ने फ्री स्टाइल इन लाइन स्केटिंग में एक साथ 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया। ये हमने बतलाया चंडीगढ़ की रहने वाली है, नाम इनका है जानवी जिंदल, यानी कि विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप यहां पर देख सकते हैं महज 17 साल इनकी उम्र है और जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड आप देख रहे हैं 5 इनके पास रखा हुआ है। ध्यान रखिए उन्होंने ये जो रिकॉर्ड है फ्री स्टाइल इनलाइन स्केटिंग में बनाया, जिसमें कि बैलेंस, गति और कौशल की उच्चतम सीमा दिखाई जाती है। 18 वर्ष से कम उम्र की आयु में एक प्रकार से बोले पहली भारतीय महिला बनी जो ये रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। स्केटिंग आई होप आप समझ रहे हैं, और यहाँ पर मेंशन किया गया कैटेगरी फ्री स्टाइल इनलाइन स्केटिंग, इसी में ये रिकॉर्ड बना है। ठीक है, आई होप स्केटिंग आप समझते हैं, स्केटिंग आपने जरूर कहीं ना कहीं देखा होगा। ठीक है, चलिए यहां पर हम आते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला यहां पर प्रश्न होगा कि भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट अभी हाल ही में शुरू किया गया है, कहां पर? तो झारखंड में। और ये भारत में पहली बार है जब किसी राज्य में इस तरह का पहल किया गया है, शुरू किया गया है। विकल्प नंबर सी इसका करेक्ट है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक सक्रिय यानी कि एक्टिव जीएसटी टैक्स पेयर यानी कि करदाता, यहां पर एक्टिव जीएसटी टैक्स पेयर लिखा गया है, यानी कि ये इस मामले में मतलब कौन सा राज्य सबसे आगे है। एसबीआई की एक रिपोर्ट है और इसमें हमने आपको बतलाया उत्तर प्रदेश आगे है। विकल्प नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसको यहां पर समझिएगा, एसबीआई अर्थशास्त्र विभाग या फिर बोले एसबीआई रिसर्च के एक रिपोर्ट के अनुसार जो भी हाल ही में आई है, देखिए यहां पर जीएसटी लागू होने के 8 वर्ष पश्चात, चूंकि अभी हाल ही में एक जानकारी हमने दिया था 1 जुलाई 2025 को जीएसटी की 8वीं वर्षगांठ मनाई गई है। जीएसटी जो है ये एक अप्रत्यक्ष कर है, 2017 में 1 जुलाई को, यहां पर हमने लिखा भी है 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। हालांकि कौन से अधिनियम पर आधारित है? तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा ये 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू हुआ। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हालांकि जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में लागू हुई थी 1954 में, जिस वर्ष पंचशील समझौता भारत और चाइना के मध्य हुआ था, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इन सारे बातों को यहां पर ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। और अभी हमने एक जानकारी ये भी दिया कि जीएसटी जो है ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। और भारत में अगर हम किसी राज्य की बात करें तो असम पहला राज्य है जिसने जीएसटी लागू किया था। अब ध्यान रखिए अभी यहां पर जो खबरों में एक्चुअली जो रिपोर्ट कहती है कि 8 वर्ष पूरा हुई है इसका, और ऐसे में सबसे अधिक जो एक्टिव टैक्स पेयर है, जो सक्रिय जीएसटी पंजीकृत दाता है, मतलब पंजीकृत करदाता है, उसमें आपको ध्यान रखना उत्तर प्रदेश जो है सबसे आगे है। उत्तर प्रदेश का जो कुल सक्रिय जीएसटी करदाता है ये लगभग 13.2% है, जो पूरे भारत में सबसे अधिक है। उसके बाद महाराष्ट्र है 12.1%, लगभग यहाँ पर जो इस प्रकार से मेंशन किया गया ये लगभग दर्शा रहा है। ठीक है, गुजरात में लगभग 8.4%, फिर उसके बाद चौथे स्थान पर तमिलनाडु, फिर 5वें स्थान पर यह है कर्नाटक। अब एक चीज समझिएगा, ये जो 5 राज्य को लेकर यहां पर लिखा गया है,
लगभग 50% जो एक्टिव करदाता है वो केवल इन्हीं 5 राज्यों से है। 50% तकरीबन इसे काउंट कर लीजिएगा, लगभग आपको 50% के आसपास दिखेगा। तो ये भी एक प्रश्न का रूप यहाँ पर ले सकते हैं। इसको जब आप काउंट करेंगे तो लगभग 50% ये हो जाएगा, केवल 5 राज्य। तो इतनी जानकारी यहाँ पर ध्यान आपको रखना है। चलिए अब यहाँ पर अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, भारत का 75वां प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित किया गया है। अभी हम बतला रहे थे वीडियो के स्टार्टिंग में, ये सत्य है। और इस केंद्र का उद्घाटन बदायूं जिले में किया गया है और इसका उद्देश्य दिव्यांग जन और वरिष्ठ नागरिकों को एक ही छत के नीचे सहायता प्रदान करना है। तो ये भी कथन यहाँ पर सत्य है, दोनों सत्य है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में शुरू किया गया और इसका क्या उद्देश्य है वो यहाँ पर आपके बीच हमने रखा। तो मूल बात यहाँ पर यह है कि दोनों कथन सत्य है। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, चूंकि हमसे पूछा गया है कि कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है, तो दोनों कथन हमें सत्य यहाँ पर नजर आता है। विकल्प नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होगा। 11 नंबर प्रश्न है, स्लीपिंग प्रिंस के नाम से प्रसिद्ध प्रिंस अल वलीद, नाम क्या है? प्रिंस अल वलीद का जुलाई 2025 में निधन हो गया। ये शॉर्ट में इनका नाम लिखा गया, नाम थोड़ा और बड़ा है। इनका निधन हुआ, वे किस देश के रहने वाले थे? सऊदी अरब के। ये शाही परिवार से बिलोंग करते थे। 2005 में यूनाइटेड किंगडम में इनका एक दुर्घटना मतलब हुआ था और तभी से ये कोमा में है, अस्पताल में, सऊदी अरब में है एक अस्पताल में, जीवन रक्षक प्रणाली में, जो खास करके वेंटिलेटर आदि पर इन्हें रखा गया था। और आपको ध्यान रखना है, अभी हाल ही में 2025 में इनका निधन हुआ और ऐसे में स्लीपिंग प्रिंस के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुए। एक लंबे समय तक, आप यहाँ पर देख रहे हैं तस्वीर में, एक लंबे समय तक ये कोमा में रहे लेकिन ये बच नहीं पाए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिलहाल इस वजह से खबरों में है, नाम ध्यान रखना क्या नाम है, वो चीज हमने मेंशन किया है। एक्चुअली ये प्रश्न हमने इसलिए यहाँ पर आपके बीच रखा है, ये नाम चूंकि कई बार होता है क्या, कुछ नाम को लेकर भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं जो चर्चित होता है, जो प्रसिद्ध होते हैं। ठीक है, तो वो चीज ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा खबरों में है और ये रीजन आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निसार मिशन के संबंध में सही है? पहला कथन है निसार को लेकर के, निसार मिशन जो है ये नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ध्यान रखें, नासा ने बल्कि निसार में नासा और इसरो दोनों है और एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन है, बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन है कि यह उपग्रह पृथ्वी की सतह पर सूक्ष्म परिवर्तनों की निगरानी हेतु एल बैंड और एस बैंड रडार तकनीक का उपयोग करेगा, यह भी यहां पर सत्य है। तीसरा है कि यह उपग्रह का प्रक्षेपण 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। एक्चुअली कल इसका खास करके प्रक्षेपण होना, यहाँ पर हमने पहले ही लिख दिया है, ये चीज ध्यान रखिए। तो तीनों कथन एक्चुअली सत्य है, तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी। लेकिन यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए। जो इसमें खास करके जो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, यहाँ पर देखिए एल बैंड और एस बैंड रडार के बारे में हमने चर्चा किया है। तो इसको ध्यान आपको रखना कि एल बैंड जो है ये नासा की जिम्मेदारी है और जबकि एस बैंड जो है ये इसरो की जिम्मेदारी है, मतलब इसके बारे कार्य को लेकर। तो ये चीजें समझना है आपको, ध्यान आपको रखना है, एग्जाम में यहां से भी प्रश्न अराइज हो सकते हैं। चलिए अब यहां पर आते हैं आज के इस क्लास के प्रश्न पे, जिसका आंसर आपको करना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए राइट आंसर क्या होगा। और एक बात और, ये पीडीएफ अभी हाल ही में आई थी, जनवरी से जून तक का। इसी पीडीएफ को लेकर हम आपको बोल रहे थे कि इसको आप लोग पूरा पढ़िए। 2 दिन आपको हम समय दे रहे हैं, एक होमवर्क आपको मिला है मेरी तरफ से और ये पहली बार है जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। आप लोग इसको प्रिपेयर कीजिएगा जब हम क्लास शुरू करेंगे 2 दिन पश्चात। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डेली करंट अफेयर्स की क्लास 2 दिन पश्चात आएगी, हमने रीजन आपको बता दिया और ऐसे में उसका रिवीजन हम स्टार्ट करेंगे। ये इस पीडीएफ का रिवीजन स्टार्ट करेंगे जब आप पढ़े रहेंगे। बहुत सारा कंटेंट इसमें है, 88 पेज इस ई बुक में है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना, जो लोग डाउनलोड अभी तक नहीं कर पाए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से कर लीजिए। या फिर करंट अफेयर्स का जो एक कोर्स है ये वाला, इसमें अभी आपको 25% का डिस्काउंट मिल रहा है और कूपन कोड आपको क्या अप्लाई करना, न्यू। अच्छा, ये यहाँ पर लिखा गया है न्यू कूपन कोड, जो एक्चुअली इसी को आपको अप्लाई करना है। इसमें आपको 25% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये ध्यान रखिए, ये ऑफर जो है 31 जुलाई मध्य रात्रि तक है, आप इसका लाभ ले सकते हैं। और करंट अफेयर्स के इस कोर्स में ऑफर बहुत ही कम आती है और मैं आपको आश्वस्त कर दूं, इससे बेहतर जो कंटेंट है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप इस कोर्स को लीजिए, देखिए बहुत सारे लोग इसको ज्वाइन किए हुए हैं, हजारों की संख्या में। निश्चित तौर पर फायदा होगा। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी शिकायत हो कोर्स से संबंधित, कंटेंट से संबंधित, आप बेझिझक हमें इस नंबर पर कॉल कीजिएगा, बेझिझक। कुछ भी समस्या हो,
और हर समस्या का समाधान आपका होगा और 25% डिस्काउंट के साथ आप सभी को इसे ज्वाइन करना है। चलिए अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।